हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि अहमदाबाद में जो ट्रैजिक प्लेन क्रैश हुआ और कई लोगों की जान चली गई। अभी तक उनकी फैमिलीज बॉडी यानी कि अपने लव्ड वंस की बॉडीज के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रोसेस जो शुरू है डीएनए का, जब तक डीएनए मैच नहीं करेगा फैमिली मेंबर से, तब तक वो बॉडी भी हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। तो इस मैटर पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर भगत, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में काफी लंबे समय तक सर्व किया है। और मैं एक चीज और बता दूं कि भगत जी एक ऐसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे हैं दिल्ली पुलिस में जिन्होंने हमेशा कम्युनिकेशन में बिलीव किया। एज ए जर्नलिस्ट मैंने हमेशा सर की तरफ विश्वास के साथ देखा कि मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी हो तो उन्होंने जरूर मुहैया कराई है। और इसके साथ और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने रखा और काफी लंबे तक समय तक सर्व किया, वो था, ये थे दिल्ली पुलिस के नोडल ऑफिसर जो कि डील करते थे फोरेंसिक लैब्स के साथ। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। और सर, आज का मुद्दा जो हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने एज अ नोडल ऑफिसर डिफरेंट फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है, तो जो ये डीएनए का मुद्दा है, इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कितना लंबा समय लगता है और ये जो इश्यू है, इस पर दिल्ली पुलिस ने भी काफी काम करने की कोशिश की है पीछे में। पूनम जी नमस्कार। धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करने के बाद जो मृतक हैं मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। और मुझे कुछ पेन हो रही है इस मामले में। जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक फैसिलिटीज हैं, आई वांट टू टेल यू वन सर्टन थिंग। गुजरात, अहमदाबाद इज द प्लेस जहां मैक्सिमम फैसिलिटी अवेलेबल है, फॉलोड बाय हैदराबाद। ऑल्दो पाइनियर इन डीएनए फॉर इंडिया इज हैदराबाद। और इसमें अगर ये चीज हैदराबाद गुजरात में इतना, अहमदाबाद में इतना समय लग रहा है, तो आई एम अफ्रेड कि ये बाकी जगह के जो इंसिडेंट है उनमें ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक फैसिलिटीज हैं वो हर लैब में जो है वो लिमिटेड है। क्योंकि इसका जो हमारे यहाँ क्रिमिनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में यूज होता है वो मोस्टली सेक्सुअल ऑफेंसेस और पैटर्निटी और इस तरह के जो मामले होते हैं उनको ही सॉल्व करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें जबकि इसका यूज, अगर इसका एक डेटाबेस हो, जैसे कि एक बार पूरी तरह से आवाज उठी थी 2018-19 में जब उत्तराखंड में मास फ्लड आए थे और हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज अनआइडेंटिफाइड रह गई थी और उनका मिलान नहीं हो पा रहा था। तब एक प्रपोजल चला था सरकार में कि एक डाटा बैंक बनाया जाए डीएनए का, जो कि जिसमें कुछ इश्यूज प्राइवेसी के और इस तरह के आए थे। तो मेरा मानना है कि प्राइवेसी इश्यूज को एक तरफ रखते हुए, स्पेशली जहां पे मास गैदरिंग है, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, या कुछ ऐसे हैं कि जो स्वतः अपनी मर्जी से डाटा बैंक में इशू करवा के अपना टेस्ट करवा के डाल सकते हैं। तो जितनी मेजर लेबोरेटरीज हैं हमारे यहाँ पे, सब में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसका जो पहला प्रोसेस है, कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन और उसका रिजल्ट बनाना, ये इट इज अवेलेबल क्वाइट अ लॉट इन वेरियस लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया। तो हमें उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि हमारा कहीं पे कोई डेटाबेस नहीं है। अब जो क्रिमिनल केसेस में यूज होता है डाटा, उसका डेटाबेस नहीं बनता, वो केवल उस केस के लिए रह जाता है। तो अगर कोई एक जो योजना जैसे पहले चली थी, बिल बना था, जो कि आई डोंट नो व्हाट इज दैट स्टेज और क्यों नहीं हो पाया। तो अगर इसमें सरकार को मेरे हिसाब से सीरियसली काम करना की जरूरत है, जिससे आपने मेरे से जो प्रश्न किया था कि इसमें समय कितना लगता है, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि नोडल ऑफिसर रहा हूं इसलिए मैं जानकारी रखता हूं, क्योंकि मैं कई बार खुद पर्सनली खड़े होके भी
कई बार टेस्ट करवाए हैं कई इंपॉर्टेंट केसेस में। तो उसमें जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज डीएनए टेस्टिंग की हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें 24 घंटे से 48 घंटे तक लग जाते हैं एक टेस्ट होने के। अब यहाँ देखिए कितना मास टेस्टिंग होना है। 300 के करीब विक्टिम है और उन्हीं के परिजन होंगे 300। 600 टेस्ट होने हैं और मैक्सिमम कितनी भी फैसिलिटीज अगर हो तो उसमें कितना मल्टीपल टाइम लगेगा और कितना उसके बाद मैचिंग में टाइम लगेगा। मैचिंग भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के पास जो कि हमारे विदेशों में और कई जगह पे अवेलेबल है सॉफ्टवेयर मैचिंग के, शायद वो सुविधा हमारी मेरी जानकारी के हिसाब से आई मे बी स्टैंड करेक्टेड अगर अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल से ये मैचिंग भी मैनुअल चल रही है। तो इस दिशा में 2-3 स्टेप हैं जिनको काम करने की जरूरत है, डेटाबेस बनाना और मैचिंग सॉफ्टवेयर को बनाना, और इसमें प्राइवेसी इश्यूज को हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। सर, ये आपने जो बिल का जिक्र किया वो बिल भी पास हो गया था लोकसभा में और उस पे आर्टिकल्स भी आए, लेकिन बाद में वो विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि प्रिवेसी कंसर्न्स आए थे। और ये प्रिवेसी कंसर्न्स जो हम देख रहे हैं कि काफी मेजर इशू बन गया, जिसके कारण उन्होंने विड्रॉ किया। तो डीएनए सर, पहले ये एक थोड़ा व्यूअर्स को समझाएंगे, जैसे कि आपने मुझे भी समझाया, डीएनए होता कैसे है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और क्या चीज स्टोर किया जाता है रिकॉर्ड में डेटा बैंक जब बनाते हैं। ये डेटा बैंक बॉडी के किसी भी पार्ट से, हेड से, हेयर से, ब्लड से, बोन से, फ्लैश से, किसी भी जगह पे से सैंपल लेके, और इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो कि एक फार्मूला एक्सट्रैक्ट कर देती हैं। जो फार्मूला एक यूनिक होता है हर एक किसी के बंदे का और उसका उसके फैमिली मेंबर्स के साथ जो मैच करता है, उसमें जेनेटिक भी होता है, इवन जेनेटिक डिजीजेस तक उसमें सारी आइडेंटिफाई होती हैं, और वो फार्मूला ही केवल स्टोर होता है उसमें। अगर किसी एक यूनिक नंबर के साथ उनको स्टोर कर दिया जाए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको 2 एग्जांपल देता हूं। आधार के लिए एक रजिस्ट्री बनी जिसको रजिस्ट्री अथॉराइज किया गया। इसी तरह से क्रिमिनल पर्संस आइडेंटिफिकेशन एक्ट के तहत जो क्रिमिनल्स का बायोमेट्रिक डाटा रखते हैं उसके लिए एनसीआरबी को रिपोजिटरी डिक्लेयर किया गया है। वो सारा कलेक्टेड डाटा उनके डेटाबेस में जाता है, वो यूज करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं, वो बताते हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं। तो इस तरह से अगर कोई एक रजिस्ट्री की सरकार बना दे जिसमें चाहे उसमें कलेक्शन के लिए राजनीति ना की जाए कि भाई ये हम किसी नेशनैलिटी टेस्ट करने के लिए या कोई डिपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे, उस तरह से ना करते हुए जैसे कि विदेशों में होता है, अपनी स्वतः अपनी इच्छा से लोग अपना डाटा बैंक में वो करवाएं और इसके लिए लोगों को एजुकेट करें कि भाई इसमें प्राइवेसी की बात नहीं आएगी। रिपोजिटरी विल बी रेस्पॉन्सिबल, इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस इफ दे विल मिसयूज इट। जो डीएनए की बात आती है उसको मिसयूज जब हम कहते हैं, तो किस तरह के मिसयूज हो सकते हैं इसके। देखिए मिसयूज किसी की भी जो हो सकता है वो तो कई कारण हो सकते हैं। प्राइवेसी है कि हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है कि अपने बायोमेट्रिक वो किसी जगह पे क्यों शेयर करें। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि आप आधार की अथॉरिटी देखिए, और आधार के लिए आपने बायोमेट्रिक सबने दिया हुआ है, वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इसी तरह से दूसरा, क्रिमिनल पर्संस आइडेंटिफिकेशन एक्ट में एनसीआरबी रजिस्ट्री है, वो भी क्रिमिनल जो अरेस्ट हुआ या कन्विक्ट हुआ उसके लिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो अपने डीएनए और बाकी बायोमेट्रिक दे। ये जो इशू है ये टोटली वॉलंटियर है, और इवन विदेशों में भी लोग अपना डीएनए टेस्ट करवा के रखते हैं। इसके मिसयूज के कारण फैमिली ट्री में या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स में कोई इसको मिसयूज कर सकता है। तो उसके लिए हमें सेफ गार्ड बना के और रूल्स बना के उसका प्रोविजन करना चाहिए, और ये इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑल्सो। आप देखिए किसी नेचुरल कैलेमिटी या किसी इस तरह के डिजास्टर्स एक्सीडेंट में इतनी सारी बॉडीज हैं, जितना एक्सीडेंट और पर्सन के लॉस का दर्द है
उससे ज्यादा वेट करना बॉडी को करने के लिए। आप देखिए आज 5 दिन हो चुके हैं और अभी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी एक्सेलरेट नहीं हुआ। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूं, और मुझे लगता है कि अगर ये स्पीड चली तो 15 दिन और लग सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जो कि मेरे ख्याल से अगर 15 से 20 दिन अगर टोटल लगेंगे तो वो कितना पेनफुल होगा और कितना जस्टिफाइड है। हम इतने एडवांस स्टेज पे, हम इतनी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लोग हैं, तो हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। कुछ सरकार को लेजिस्लेशन से, रूल से, और इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज से भी कर सकते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस कि ये आपके अपने यूज के लिए, इसका कहीं भी यूज हो सकता है। आप अगर कोई आपका लेटेस्ट स्टेज पे डिजीज होती है किसी को, तो अगर उसने प्रोफाइलिंग करवा के रखी हुई है तो जेनेटिक डिजीजेस और उसको चेक करने के लिए वो उनके पर्सनल यूज में भी आ सकता है। इसका यूज कौन करेगा, कब करेगा, ये ठीक से डिफाइन करने की जरूरत है। सर, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जब फ्लड आया था उत्तराखंड में, आप वहां पर उस समय आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे दिल्ली, एज अ दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, और वहां पर जो फ्लड आया था उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे प्लीज? क्या प्रॉब्लम्स फेस किया था आपने? उसमें तब भी यही प्रॉब्लम आई थी कि तब डीएनए फैसिलिटीज टेस्ट करने के अलावा वहां पे जो इतनी मास बॉडीज थी, उसमें जो दिल्ली के रेजिडेंट थे, तो उनका कईयों का डीएनए सैंपल यहाँ टेस्ट करवा के वहां भिजवाए गए थे। और उनके जो डेड बॉडीज के जो डीएनए थे सैंपल लेके और मैचिंग करवा के, और मैचिंग करवाई थी। उसके बावजूद भी रीजंस बेस्ट नोन टू उत्तराखंड पुलिस, I remember more than 40 bodies were mass cremated as they could not be identified, क्योंकि इतनी प्यूट्रीफाइड हो गई थी। तो उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन जो एक डीएनए है वो वही मैच कर सकता है। अब जो आज की जो मैं प्रेस दे रहा हूं बात, वो अगर आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ, ये प्रोसेस को कट शॉर्ट करेगा। जो एक टाइम अब लग रहा है कि आप डेड बॉडीज का भी एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, और पेरेंट्स का उनके जो परिजन है उनका, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका भी ले रहे हैं, उनका भी एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, फिर दोनों में मैचिंग करवा रहे हैं। तो 3 प्रोसेस हैं। तो एटलीस्ट कम से कम अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आपने अपना डीएनए आईडी दिया हुआ और ऐसा इंसिडेंट होता है, तो कम से कम जैसे ही कोई इंडिविजुअल अपना टेस्ट करा के लेके आ जाता है, तो 24 घंटे में वो टेस्ट करा के लाके दोनों को मैच करके इमीडिएटली बॉडीज हैंडओवर की जा सकती हैं। और इसमें एक बात आई थी कि ये कॉस्टली बहुत है। जो प्राइवेट लैब है, क्योंकि इसका यूज कम होता है, मशीन कॉस्टली आती है, इसलिए कॉस्ट ज्यादा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेचुरली कॉस्ट उसमें आ जाएगी। जो हैदराबाद की लेबोरेटरी है, एक मुझे पता लगा, वो 3,000 से 3,500 रुपए इंडिविजुअल का लेती है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिले से देती है। बाकी गुजरात में और यहाँ चाहे पैसे ज्यादा लगते हैं, इवन बड़ी जो लेबोरेटरीज हैं, जो आप जहाँ रूटीन में अपने टेस्ट करवाते हैं, वो भी 7-8 हजार में कर देते हैं। और अगर किसी को ये, जब ये काम बढ़ेगा और कुछ होगा, तो आई एम श्योर कॉस्ट विल कम टू द सच एन इकोनॉमी कि ये अफोर्डेबल रेंज में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अब ये तो रेयरली यूज होता है, और करोड़ों की मशीन लेके जो यूज कर रहा है, नेचुरली वो अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए हाई कॉस्ट लेता है कस्टमर से। आज की डेट में मेरे हिसाब से क्रिमिनल केस में भी 4 से 5% से ज्यादा यूजेज नहीं है इसका, टोटल जहां डीएनए की जरूरत है। तो जहां डीएनए तो बहुत जरूरी हो जाएगा। खाली व्हाई यू शुड वी वेट फॉर अनदर डिजास्टर टू हैपन एंड देन एक्वायर ए फैसिलिटी। अगर ये 2019 में एक्ट पास हो गया होता और ये सारी डीएनए के स्टोर किए हुए होते, तो आई एम श्योर अब तक डेड बॉडीज का शांति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उनका जो आइडेंटिफिकेशन। डिस्पोजल होना है, हाँ। वो अब तक पूरा कंप्लीट हो गया होता। हाँ, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही होगा ना। तो आइडेंटिफिकेशन पुलिस के का ये दायित्व है कि वो सही परिजन को बॉडी दे,
और बिना आइडेंटिफिकेशन के वो कैसे दें, क्योंकि बॉडी इतनी जल गई है या प्यूट्रीफाइड हो गई है किसी इंसिडेंट में या किसी डिजास्टर में या कुछ में। तो ये मेरा कहना। सर, नेचुरल कैलामिटी के अलावा डीएनए का यूसेज, आप पुलिस में रह चुके इतने सालों तक सर, वहां पर कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन और क्यों डीएनए डेटा बैंक जरूरी है? देखिए, आप पुलिस की बात करें तो जो पुलिस के लिए जो डीएनए टेस्टिंग है उसकी फैसिलिटीज तो ऑलमोस्ट जितनी रिक्वायर्ड है वो एफएसएल्स और सीएफएसएल्स, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में एनफ है, क्योंकि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में कई चीजों की मैंडेटरी फॉरेंसिक जांच होना जरूरी है। और उसमें जो सबसे प्रमुख है जो वुमेन के और गर्ल्स के सेक्सुअल ऑफेंसेस में, जो रेप के केसेस में, और तीसरा जो मर्डर और होमिसाइड के केसेस में, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से हो चाहे वो एविडेंस को लिंक करने के लिए हो, तो उसमें तो पर्याप्त सुविधा और वो तो सब हो चुका है। बट प्राइवेटली इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर मास, जहां पे डेथ्स हो गई हो, इवन किसी मेले में या भगदड़ में, पीछे एक जो उत्तर प्रदेश में भी एक घटना हुई थी जिसमें भगदड़ में कई लोग मरे थे, और कई बार पुल टूटने से मरते हैं, कई बार रेल एक्सीडेंट में मरते हैं। तो हादसे छोटे हो बड़े हो होते रहते हैं, और कई बार आप इंसिडेंट्स को आप ये रोक नहीं सकते, और वो कभी भी हो सकते हैं। और जब उसमें ऐसी सिचुएशन आती है, सब चीज ठीक हो जाती है लेकिन बॉडीज हैंड ओवर करने में टाइम लगता है। तो अगर इसके बारे में कुछ अगर सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। सर, एक मिसिंग चिल्ड्रन वाला भी आपने पॉइंट बोला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में मिसिंग चिल्ड्रन का केस हमेशा बढ़ता ही रहा है, तो ये थोड़ा बताएंगे डीएनए किस तरह से हेल्प करेगा, डीएनए डेटा बैंक? इसमें डेटा बैंक की जहां तक बात है, अगर किसी बच्चे का डीएनए टेस्ट हम क्योंकि माइनर होने की वजह से नहीं करवा सकते, अगर डीएनए डेटाबेस कहीं बने होंगे, पेरेंट्स के अवेलेबल होंगे, तो कोर्ट की परमिशन से बच्चों का डीएनए लेकर और डेटा बैंक से अगर हम क्रॉस मैच करवाएं, और उनके पेरेंट्स को भी हम ढूंढ सकते हैं। इवन मिसिंग चिल्ड्रन जो कि एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से लाखों हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। नॉट ओनली दिस, हमारे कंट्री में अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिलती हैं। कोई आदमी अपने घर से निकला, कहीं गया, डेथ हो गई, उसकी जेब में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा कि जिससे उसको आइडेंटिफाई करें, तो उस केस में उनका डीएनए लेके डेटा बैंक से मैच करके उनकी फैमिली का पता लगाया जा सकता है। तो ये एक सर्विसेज एक्सटेंड की जा सकती है डेटाबेस से, जो कि अगर डेटाबेस अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर इनपुट। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि व्यूअर्स भी इस ग्रेविटी को समझ लें कि कितना जरूरी है डीएनए डेटा बैंक। और आज जो इतने सारे विक्टिम्स के फैमिलीज वेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस की बॉडीज के लिए, वो इंतजार बहुत ही पेनफुल है। एंड आई होप कि सरकार इस बारे में सोचे और डीएनए डेटा बैंक बिल को वापस से लाने की कोशिश करे, उस पर डिबेट करे एंड इसको इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच मिस्टर भगत फॉर ज्वाइनिंग माय शो एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।